ये नहीं हमें मतलब है कि वहां डॉक्टर संजीव बालियान लड़े या कोई भी लड़े, पहले चुनाव लड़ो मैं चुनाव लड़ूंगा। रही बात तैयारी की, जब उनका इंडिकेशन होगा सब पता चल जाएगा। और बहादुरपुर में गए थे, काकड़े में आए थे, तो मैं 8-10 दिन तक जो भी मेरे से प्रयास हुआ वो किया। यही तैयारी है। तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे मुजफ्फरनगर? तेरा नाम आओगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये तो जरूरी थोड़ा उस पर आपका नाम लिखा जाएगा। आप तो मंत्री हो, वैसे तो इनकी कथनी करने में फर्क है, मानते कुछ नहीं। डेमोक्रेसी जीरो और ब्यूरोक्रेसी हावी। बात है कि मैं जिद्दी है, उन्होंने हाँ कर ली तो उनकी कर ली, यहाँ से बीजेपी का सफाया हुआ। क्यों नहीं पता करते, क्यों बैठे हुए उनकी उस विचारधारा के साथ? फिर सड़ब्बर गांव में हुई है, वहां एक युवा जो पुलिस में था उसकी हत्या हुई है। प्रशासन की घोर लापरवाही से उस लड़के की हत्या हुई है। उनका बुलडोजर कहां गया जब एक क्रिमिनल के घर में जाकर उस लड़के की हत्या हुई है? कि क्यों बनाया? तो संजीव बालियान ने क्यों नहीं करा? अभी प्रमुखी का मुद्दा चला था, अब क्यों उसमें डंगा लगा रहे हो? बेसन का हलवा भी मैं बढ़िया खाऊं। तो ये सब पॉलिसी इनकी फेवर में नहीं है जनता के। मुझे ध्यान है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मिल में, शामली चीनी मिल में बहुत लंबा धरना चला था और जयंत चौधरी जी भी उसमें आए थे। तब उन्होंने किसानों से कहा था कि किसानों को एक वोट बैंक बनना पड़ेगा। जब वो वोट बैंक बन जाएंगे तब सरकारें उनकी सुना करेंगी। तो क्या किसान वोट बैंक बनने की ओर अग्रसर है, ऐसा आपको महसूस होता है क्या? नहीं, किसान इकट्ठा होगा और इकट्ठा है। इस मुद्दे पे किसान गुस्से में है जी। सरकार ने अच्छा नहीं किया और एमएसपी ना देकर सरकार ठीक नहीं कर रही। शामली का तो अभी तक पूरा भुगतान भी नहीं हुआ। नहीं, शामली का भुगतान हुआ नहीं है। शामली भी 100 दिन लगभग धरना चला है। मैं इसकी बात आपको बता दूं, शामली में 100 दिन धरना चला और किसान अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। और लड़ाई तो लड़नी चाहिए थी भाव की, लेकिन उसे पेमेंट की लड़ाई लड़नी पड़ी। 220 करोड़ रुपए का पिछला पेमेंट बकाया है जी। मैं नहीं चाहता था कि भाई किसान उठे, क्योंकि किसान को उसका हक मिलना चाहिए था। लेकिन किसानों ने समझा उसकी पीड़ा है, भाई उसे अगली फसल भी बोनी है। गन्ने की फसल ऐसी होती है, ऐसे घर में तो हम रख नहीं सकते जी, भूसके कोट्टे में नहीं रख सकते से बिल्कुल भी। ये तो बाहर खड़ा है, दूसरा उसे गेहूं भी बोना है, इसलिए उसकी मजबूरी आई। लेकिन जो वहां तय ये हुआ कि 14 दिन में पेमेंट देंगे, तय ये हुआ कि 4 किस्तों में पुराना भुगतान होगा। इस बात को मैंने विधानसभा में उठाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां थे और आदरणीय गन्ना मंत्री जी वहां थे जी। तो मैंने बात रखी, आदरणीय गन्ना मंत्री जी ने आश्वासन दिया, तो मैं इस बात पर आश्वस्त हूं 100%। उन्होंने ये कहा जो किसानों का समझौता मिल की गैल हुआ है जी, यदि मिल उसमें कुछ भी दुस्साहस करेगा, उस बात को नहीं मानेगा, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसानों को किसानों का पेमेंट दिया जाएगा। और जब वहां आश्वासन मिल गया, ये लोकतंत्र है, विधानसभा में आश्वासन मिल गया तो वो आश्वासन पूरा होगा। वैसे तो इनकी कथनी करने में फर्क है, मानते कुछ नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है जब वहां से आश्वासन मिला है तो जरूर इन्हें पेमेंट मिला। अच्छा, आप 2 साल लगभग अब आपको हो जाएंगे विधायक रहते होंगे, तो जो शामली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर आपके सामने भी कोई ऐसी परेशानी आ रही है? जैसे तमाम जगह सुनने में आता है कि सत्ताधारी लोग विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को काम नहीं करने दे रहे, इस तरह की शिकायतें रहती हैं, आरोप लगते हैं। क्या आपके सामने भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है? नहीं, देखो ये तो सबका अपना व्यवहार होता है भाई। ये तो जग जाहिर है कि ये सरकार की एक पॉलिसी है, डेमोक्रेसी जीरो और ब्यूरोक्रेसी हावी जी। शामली के अंदर जो विकास की योजनाएं आएंगी, वो सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी, वो पैसा जनता का ही पैसा है जी, उसे लगवाने का फर्ज हमारा होगा। 2-3 काम ऐसे आए, जैसे हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें बर्न यूनिट नहीं थी जी। मैंने वो विधानसभा में मुद्दा उठाया कि हमारे हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं है, वो वहां से पैसा मंजूर होगा, बर्न यूनिट वहां लग गई। दूसरा मुद्दा मैंने एक उठाया था कि हमारे इस क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए जी। ट्रॉमा सेंटर का भी आश्वासन वहां से मुझे मिला हुआ है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि ट्रॉमा सेंटर यहाँ जरूर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रॉमा सेंटर का भी यहाँ जरूर सरकार इस पर करेगी। अभी जो बाईपास हमें मिला हुआ है, बाईपास में कुछ खामियां हैं और प्रशासन की घोर लापरवाही है। बाईपास में जो यहाँ अधिकारी रह के गए उनकी गलतियां हैं
हमने उस मुद्दे को आदरणीय गडकरी तक हम लेके गए। जो परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में एक विधानमंडल दल का जो हमारा नेता थे, 2-3 हम गए थे वहाँ विधानसभा के। तो हमें आश्वासन उन्होंने दिया था कि भाई जहाँ जहाँ फ्लाईओवर की जरूरत होगी हम फ्लाईओवर देंगे। एक भाजू कट की बात है, उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया था। तो मुझे उम्मीद है होगा। और भाई देख, ये तो व्यवहार होता है। हाँ, नहीं, सही मैं तो अभी फिलहाल जो यहाँ शासन प्रशासन है जी, मैं तो लगभग मेरा पॉजिटिव है। मैं ऐसा ज्यादा वो नहीं है कि मुझे कहीं जरूरत इतनी भयंकर स्थिति मेरे आगे पैदा होती हो। हाँ, बाजी बार क्या होगा भाई, जैसे निधि है वो सिविल वर्क के लिए होती है, उसके लिए जल्द 10 दिन 15 दिन लेट हो जाए बस इतना है, और तो कुछ ज्यादा है नहीं। सही चल रहा है यहाँ, ऐसा कुछ। हर महीने 2 महीने में एक चर्चा चलती है कि जयंत चौधरी जी नाराज हैं, एनडीए में जा सकते हैं, भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो आपकी कभी चौधरी साहब से इस बारे में कोई बातचीत हुई कि भाई इस तरह की चर्चाएं चलती हैं? तो देखो पता नहीं चर्चा क्यों चलती है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी इंडिया गठबंधन में है और उन्होंने हमारे सामने भी सबके सामने घोषणा करी है। और वही बात है कि भाई जिद्दी है, उन्होंने हाँ कर ली तो उनकी कर ली। एनडीए से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात ये क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। जो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को खत्म करना चाहते हो, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इंडिया गठबंधन में है, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जितना भी होगा वो सिविल वो संघर्ष होगा। और मुझे उम्मीद भी है कि आने वाले 2024 में यहाँ से बीजेपी का सफाया होगा। एक चर्चा मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में काफी चल रही है कि प्रसन्न चौधरी जी काफी सक्रिय हो गए मुजफ्फरनगर में। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की शंका, आशंका, उम्मीद, उसके क्या जवाब है आपके पास? इसमें 2 चीज हैं। देखो मेरी एक बात है, मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी हूँ और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का सिपाही हूँ। और हमारे नेता यदि मुझे किसी कार्य के लिए बोलेंगे तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँ। वैसे मुझे जनता का बहुत प्यार मिला जी, और नेता का आशीर्वाद मिला। मैं विधायक हूँ, मेरी महत्वाकांक्षा पूरी है जी, जिस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी अपनी बात रखने की, उठाने की, जनता की आवाज उठाने की, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिला हुआ है। जी, लेकिन मान लिया मेरे नेता मुझे आदेश करते हैं जी, और पार्टी का कोई आदेश होता है तो मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगा। चाहे चुनाव से पहले दिन भी कहेंगे कल चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ूंगा। जी, रही बात तैयारी की, जी, राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूत कार्यकर्ता हैं, वो लोहे के स्तंभ की तरह हमेशा तैयार रहते हैं और हमारी बूथ लेवल तक तैयारी है। कुछ कहीं जो कमियां हैं उन्हें हम दूर कर रहे हैं जी, और जनता के बीच में आना जाना वो मेरा शौक है। जी, मुझे और कोई काम घर वालों ने नहीं दे रखा कि मैं गन्ना छीलने चले जाऊं, छोलने चले जाऊं, बोने चले जाऊं। फैक्ट्री भी है छोटी सी, उसमें मेरा आना जाना की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां उस काम को वे सब देख रहे हैं। मेरा काम है कि दुख में सुख में लोगों के बीच जाना, बातचीत करना। जी, अभी 2-3 प्रोग्राम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने उधर किए थे मुजफ्फरनगर में। इकलौते में एक पारुल हमारी बहन थी, उसके सम्मान के लिए वो गए थे और बहादुरपुर में गए थे, काकड़े में आए थे। तो मैं 8-10 दिन तक जो भी मेरे से प्रयास हुआ वो किया। वहां गया, लोगों को कहा भाई चौधरी साहब आ रहे हैं, उनकी बात को हमें सुनना है। और अभी आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की साप्ताहिक जयंती हमने मनाई। उसमें जहां भी मुझे मौका मिला मैंने उसी गांव में गया, उनके आदर्शों पे चलने के लिए लोगों को प्रेरित करा, उनकी बातों का जिक्र करा, बैठ कर डिस्कशन हुआ, पंचायत हुई और पंचायत में उनका सम्मान हुआ। तो ये कार्य हमारे चलते रहते हैं, यही तैयारी है। जैसे कहीं भी चौधरी साहब की तरफ से कोई हल्का सा इंडिकेशन कि प्रसन्न चौधरी जी जाइए, आपको चुनाव लड़ना पड़ सकता है, आप अपना तैयारी कर लीजिए? नहीं, जब उनका इंडिकेशन होगा सब पता चल जाएगा। अभी इंडिकेशन कुछ है नहीं। अच्छा चलो मान लेते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं कि आप गठबंधन के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बन जाते हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे मुजफ्फरनगर? नहीं, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का यदि आदेश होगा और उनका निर्देश होगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। मुद्दे मैंने बता दिए। मुद्दे तो किसानों का मुद्दा है जी, जो हमें समय से भुगतान नहीं मिलता, भाव नहीं मिलता। एमएसपी की गारंटी का मुद्दा है। दूसरा युवाओं का है जी,
भाई हमारे क्षेत्र में भी कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हों, उनको नौकरी लगे, उनके लिए ऐसी कोई साधन हो जिससे कि रोजगार उपलब्ध हो, या तो फैक्ट्रियाँ आवें या उनकी सरकारी नौकरी लगें। तो ये मुद्दे हैं, और उनके बीच में जाना, उनसे मिलना, ये हमारा काम रहेगा। मुजफ्फरनगर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी के सांसदी के कार्यकाल को 10 साल ही होने जा रहे हैं, और अगर जयंत चौधरी जी और गठबंधन का आदेश होता है तो आपका मुकाबला ज्यादा चांस है उन्हीं से होगा। तो उनके कार्यकाल पे, उनके कामकाज पर आपकी प्रतिक्रिया? देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, डॉक्टर संजीव बालियान लड़े, कोई भी लड़े जी सम्मानित व्यक्ति है, मेरे से भी उनका मिलना जुलना ऐसी कोई बात नहीं है जी। पर मेरा ये मानना है, हमारा जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, वो उस दूसरी विचारधारा के साथ है। हम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के साथ हैं। हम जयंत चौधरी जी के सिपाही बनकर चुनाव लड़ेंगे, वो उस विचारधारा पे जाएंगे जी। तो हमारा ये नहीं, हमें मतलब है कि वहां डॉक्टर संजीव बालियान लड़े, कोई भी लड़े, हमारी लड़ाई तो विचारधारा की है जी। उनका कार्य कैसा रहा वो जनता उनको जवाब देगी जी। मैं तो उस पर नहीं कह सकता, लेकिन काफी लोग नाराज हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, जब वो एक किसान है, किसानों के बीच में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति रुख अच्छा नहीं अपनाती, जी। तो वो क्यों मुद्दे हैं, उन्हें वो भी करना चाहिए था। भाव क्यों नहीं दिला पा रहे गन्ने का? भाव से याद आया, अभी सिसोली में 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे कार्यक्रम था, तो वो संजीव बालियान जी आए थे, उन्होंने कहा कि भाव तो बढ़ना है, सब बात हो चुकी है, अब समझ नहीं आ रहा, वो भी कह रहे थे समझ नहीं आ रहा लखनऊ से कोई पतरा निकलेगा क्या? क्यों नहीं पता करते, क्यों बैठे हुए उनकी उस विचारधारा के साथ? फिर भाई ये दुर्भाग्य है किसान का, आप समझ नहीं रहे, आप किसानों की बाल से हैं, आपका भी गांव खेती वही गन्ना है, आप क्यों नहीं उस पर विचार करते? आप क्यों नहीं, जब आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी आंदोलन कर सकते हैं अग्निपथ में अग्निवीरों के लिए कि क्यों बनाया, तो संजीव बालियान ने क्यों नहीं करा? भाई भाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल आंदोलन कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते अपने लोगों के लिए? मुद्दे तो बहुत हैं जो हमें करने हैं, जिन पे विचार करना है। तो रही उनकी बात, काम अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है, बढ़िया है, पॉपुलर है, मिलते जुलते हैं, बढ़िया मिलते हैं, स्वभाव बढ़िया है, जनता से मिलना जुलना है। लेकिन एक किसी से नफरत करना, कोई योजना आ गई, जो सरकारी योजना है, उस सरकारी योजना को बस अपने ही, भाई तेरा नाम आओगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है भाई। कोई नगर पंचायत है और नगर पालिका है, उसके अध्यक्ष हैं, उसकी भी योजना आ रही है, वो सही तरीके से यदि योजना लग रही है, आप उसमें क्यों डंगा लगा रहे हो? एक दो चांस ऐसे हुए हैं, कई जगह मैंने देखा है, अभी प्रमुखी का मुद्दा चला था, अब क्यों उसमें डंगा लगा रहे हो? जब कोई योजना सरकार की आई है वो लगनी चाहिए क्षेत्र में, जरूरी थोड़ा उस पर आपका नाम लिखा जाएगा। आप तो मंत्री हो जी, और पॉपुलर मंत्री हो, सबके चाहने वाले मंत्री हो, खूब सम्मान देते हैं लोग, आप आना जाना भी रखते हो, खूब सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, लेकिन जो योजना है उसे लगाओ, जितना भी विकास होगा आप कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, केंद्र से कोई योजना आ रही है उसका लगाओ, और जो दूसरे लोग ला रहे हैं उसे भी लगाओ। नगर पंचायत अध्यक्ष है, वो वहां का मालिक है, उसके काम होने चाहिए, क्या उस पर भी आप डंगा लगाओगे तो गलत होगा ना। कई जगह देखा है मैंने, तो ये विरोधाभास ठीक नहीं होता। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को, आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका दिनचर्या कैसी हो, क्या करना चाहिए? मैं युवाओं के लिए सबसे जरूरी संदेश जो मेरा यह है, एक तो वो जो हमारी परंपरा है उन्हें अपनावें जी, उनके अंदर नैतिकता का गुण हो, सामाजिकता का गुण हो, और युवाओं को मेहनत करें। सबसे जरूरी युवाओं के लिए होता है शिक्षा ग्रहण करना और नशे से दूर हटना जी, और अपनी परंपराओं को जागृत रखना। ये युवाओं के लिए मेरा संदेश है। मेहनत करें और अपनी परंपराओं को जागृत रखें और एजुकेशन लें। एजुकेशन से ही हम मुकाबला कर पाएंगे किसी का भी। अच्छा, आप जितने फिट हैं ईश्वर और आपकी मेहनत की कृपा से, हम जैसे लोगों के तो सोचते हैं हम भी आपकी तरह फिट हो जाएं, तो क्या आपके खान पान किस तरह का है, दिनचर्या किस तरह की रहती है? क्योंकि आप देख रहे हैं हम
ना, मैं भी तेरे जैसा ही हूँ कि थॉट तो थोड़ा बहुत मेरे भी निकल ही रहा। दिनचर्या तो वही है भाई, सुबह जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ। एक मुँह कड़वा कड़वा पानी नहीं पीता भाई, अपनी सीधी रोटी खानी भाई, जैसी उम्र हो रही भाग नहीं, दौड़ ये एक्सरसाइज ये तो आपने ठीक कहा कि लेते हैं। जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में लोगों से मिलना जुलना रहता है, सुबह कई बार जल्दी उठना पड़ता होगा और देर रात तक आप घर पहुंचते होंगे। हाँ, हो जाता तो है ऐसा अक्सर। ये लाइफ ही ऐसी होती है, राजनीतिक आदमी की लाइफ ऐसी होती है। उसमें कई बार ऐसा होता है बहुत लेट पहुंचते हैं, लेकिन सब कंट्रोल हो जा। यदि आप संतुलित खाओगे जी और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लोगे जी और जो तामसिक चीज़ है उनसे हटके, जरा जैसे हमारे यहाँ का मौसम है भाई, आप बादाम खाओ, अखरोट खाओ, इस टाइप की चीज़ें लो, घर का बना हुआ दूध अपना घर जी का जी लो, और जो छाछ बनती है, छाछ जिसे बोलते हैं हम, वो लो, डोंगरी हुई छा लो, और सूखी रोटी 4-5 वो मिला के मिक्स करके वो खाओ, तो ऐसी बात नहीं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अच्छा, खाने में एक्सरसाइज भी आपकी करो। सबसे पसंदीदा डिश क्या है, क्या सबसे ज्यादा आप नहीं, मुझे पसंद क्या बेसन का हलवा भी मैं बढ़िया खाऊं, अच्छा और खीर खा लेता हूँ, और मैं अपनी चटनी से रोटी खा ली, वही पसंद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दो बात और भी आप जी अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ। राजनीति में समय आता है और ये समय बड़ा थोड़ा सा टिपिकल है जी युवाओं के लिए भी और लोगों के लिए भी, पर मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे आज एक जानदार शानदार व्यक्ति आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का नेतृत्व हमें मिल रहा है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने एक क्रांतिकारी काम युवाओं के लिए किया, क्योंकि युवाओं की बात करी, आपने एक्सरसाइज की बात की, इसलिए मेरे याद आ गया। एक काम आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए किया था, 50 मिलों की सौगात दी थी। आज गन्ना जीवित है उसकी वजह से। हम गन्ने की लड़ाई लड़ते हैं केवल आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी की वजह से जीवित है, 50 मिलों की सौगात दी थी। दूसरा क्रांतिकारी कार्य जो राजनीति में भी और भविष्य में भी बहुत बड़ा कार्य साबित होगा, वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने अपनी निधि युवा और खेल के लिए समर्पित करके की है। ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। हमारा युवा को इस क्षेत्र में आवश्यकता है, उसे सुविधाएं नहीं मिल पाती खेल की, और वो दे रहे हैं। इससे युवाओं के अंदर उत्साह आएगा, उन्हें प्रेरणा प्रोत्साहन मिलेगा और वो इस ओर लगेंगे। और मैं सरकार से भी ये मांग करता हूं, और आगे चुनाव होगा उसमें भी हम ये एजेंडा रखेंगे अपना। मैं चौधरी साहब को ये बात कहूंगा, जैसे सरकारी कोई योजना आती है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया कहीं बनता है या कोई हाईवे निकलता है, उसके लिए सरकार जमीन एक्वायर करती है, तो युवाओं को सुविधा देने के लिए, क्योंकि हमारी ये जो बेल्ट है ये खेती की बेल्ट है, इसमें जमीनें खाली नहीं है, लेकिन जमीन एक्वायर करके हर तीसरे चौथे गांव में 20 बीघे 25 बीघे जमीन एक्वायर करके वहां स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। स्टेडियम बनेंगे तो एक अलग से एक उद्योग धंधा भी वो चलेगा, उसमें मशीनें लगेंगी और उसमें कोचिज रखे जाएंगे, और हमारे युवा वहां अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, वे नशे से हटेंगे और मेहनत करेंगे, उनका शरीर स्वस्थ होगा, उनकी पढ़ाई भी अच्छी होंगी और वो मेडल भी अच्छे लेकर आएंगे। तो एक क्रांतिकारी कदम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने युवाओं के लिए किया है, और इसमें हम आगे और भी ज्यादा इसमें करने जाएंगे। ये मैं युवाओं के लिए कह रहा हूं कि चौधरी साहब ने एक बहुत अच्छा कार्य युवाओं के लिए किया है, और उन्हें यदि सम्मान मिलेगा तो उनका और ज्यादा साहस बढ़ेगा। कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था पर अपनी जो पीठ है वो खूब थपथपाती है। आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है या क्या स्थिति मौजूदा है? अंकुर भाई, मैं इस पे सरकार को जवाब देना चाहता हूं। जी सरकार वादे खूब करती है, चिल्लाती खूब है, लेकिन सरकार का हमेशा सोतेला व्यवहार होता है। अभी एक घटना मुजफ्फरनगर के सड़ब्बर गांव में हुई है। वहां एक युवा जो पुलिस में था, उसकी हत्या हुई है, और उसे अभी तक भी शायद शहीद का दर्जा सरकार ने नहीं दिया। दूसरी बात, घोर
प्रशासन की घोर लापरवाही से उस लड़के की हत्या हुई है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब जो कानून व्यवस्था के लिए हल्ले करते हैं, रुक के उतारते हैं, उनका बुलडोजर कहां गया जब एक क्रिमिनल के घर में जाकर उस लड़के की हत्या हुई है? आपके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहां गए? क्यों नहीं उस क्रिमिनल को आपके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया? एक लड़का शहीद हो रहा है और आप देख रहे हैं। दूसरा, ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है उस परिवार के साथ जी। और कितना इस क्षेत्र में एकदम रोष हुआ। क्या जवाब दोगे उसके बाप को? क्या जवाब दोगे उसकी मां को? क्या जवाब दोगे उस बहन को जिसका वो भाई था? आप हमेशा सोतेला व्यवहार। मैं तो इसमें भी मुझे बू आ रही है कि इसमें भी धर्मवाद और जातिवाद शायद घुस गया, नहीं तो योगी जी आपका बुलडोजर अब तक चल गया होता। क्यों नहीं चला बुलडोजर? आप उन्हें इंसाफ दें, उस परिवार को। दूसरा, अभी शामली के अंदर दिन दाड़े एक की हत्या हुई है। अभी मेरठ के अंदर दिन दाड़े गोली से हत्या हुई है। रोज आए दिन कहीं से मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली की मैं बात कर रहा हूं। आए दिन किसानों की टूवलों से सामान चोरी है। कहां हो रहा है? कहां है कानून व्यवस्था? ये तो केवल हाउल्ले करते हैं और इनकी कहीं कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और कमजोर हुई। सड़ब्बर वाला जो मुद्दा आपने उठाया, उस पे आरएलडी का स्टैंड क्या रहने वाला है? क्या चौधरी साहब से आपकी इस बारे में बातचीत हुई है? हाँ बिल्कुल, चौधरी साहब आएंगे और हम इस बात को उठाएंगे। क्यों नहीं बुलडोजर चला उस क्रिमिनल के घर जी, जहां उसकी हत्या हुई है? क्यों शासन प्रशासन ने लापरवाही करी है? कहां गई आपके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट? क्यों नहीं बदला लिया गया? क्या जवाब उनके घर वालों को आप देंगे? और इसकी मांग भी करेंगे, इसकी सही तरीके से जांच हो, ये क्यों ऐसा हुआ है, मांग करेंगे। बेसहारा जो पशु हैं, गोवंश हैं, उनकी समस्या आज तक कम नहीं हो सकी है। तमाम सरकार के दावे रहे हैं, तमाम गौशालाएं बनाने के दावे रहे हैं, लेकिन किसान परेशान है। वो अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में उनके पीछे लाठी लेकर दौड़ता रहता है। किसान की तो दुर्दशा कर दी इन्होंने, सही माने में। ये जो इन्होंने गौशालाएं बनाई हैं, लोगों को कहने के लिए तो एक अच्छा काम किया है जी, लेकिन यदि उन गौशालाओं में जाके देखें तो वे गो जेल से अलावा और कुछ नहीं है। न उन्हें भरपेट खाना मिलता, न उन्हें भरपेट पानी मिलता और न वहाँ उनकी सेवा होती। और इससे डबल नुकसान हुआ है सरकार का। वैसे तो 30 रुपये खर्च कर रहे हैं, बाकी जो अभी इन्होंने शुरू करा है वो जो गाँव में निधि आती थी उसमें से काट कर रहे। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने गौशालाएं बनाई हैं तो आप गौशालाओं में अलग से बजट लाकर उसमें पैसा आपको देना था, लेकिन आपने क्या करा, जो जिले में निधि आएगी गांव में लगाने की, उसमें से आप परसेंटेज काट के वहां दे रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। वो निधि गांव के विकास के लिए थी, न कि गौशाला के लिए थी। एक तो एक कदम आपने गलत उठाया। दूसरा, आप जिद पे अड़े हुए हो, इससे डबल नुकसान हो रहा है। किसानों को फसलों से कोई लाभ नहीं मिल रहा, किसान नीचे जा रहा है। दूसरा, उसका बिजनेस था इन पशुओं से, वो भी खत्म आपने कर दिया है। और जो पशु, आवारा पशु, किसान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। यदि किसान उसको बाहर निकालने का या प्रयास करता है तो उसको वो मरखाने हैं, उनको मारने का भी काम वो पशु कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत कार्य है। आए दिन ही ऐसी खबरें आती हैं कि आवारा बेसहारा गोवंश ने की टक्कर से किसान की मौत हो गई, राहगीर की मौत हो गई, बाइक आए दिन होता है। इसमें सरकार फेल है, कामयाब नहीं है। आप शामली के विधायक हैं। शामली में एक बहुत जबरदस्त समस्या रहती है जाम की, खासकर जब पेराई चलती है चीनी मिल में तब। तो ये समस्या कोई आज की नहीं है, ऐसा नहीं कि 2 साल की है, ये बहुत लंबे समय से समस्या है। देखो मैं इसका कोई समस्या अंकुर भाई, वैसे तो साधन बढ़ते जा रहे हैं। जिस घर में गाड़ियां नहीं थी, कारें नहीं थी, वहां भी कारें हो गई हैं और पर्सनल हो गई हैं। एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 कारें खड़ी हुई हैं। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सरकार आई है वो पैदा नहीं कर पाई। अब 10 साल से हा उल्ला कर रखा है, बाईपास बाईपास बाईपास। आज तक वो बाईपास तैयार नहीं हुआ है और ना बाईपास सही तरीके से बनाया गया है। उसमें शासन प्रशासन की लापरवाही है। आपने देखा होगा शामली का बाईपास, आप जहां बैठे हुए कलेक्ट्रेट चौराहा है, यहाँ क्या स्थिति है?
यहाँ तो मुझे जो अभी मैं आया, मुझे ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हमारा ही किसी का भी हो सकता बड़ी है, दिक्कत महसूस ये हुई। काल ग्रह बना दिए गए हैं। और मैं इस मुद्दे को उठाया था और आदरणीय गडकरी जी तक भी लेके गया था, और उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है, लेकिन मुझे नहीं आस है कि यहाँ कुछ होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये बाईपास चालू होना चाहिए, जब ही जाकर शामली की समस्या दूर होगी। एक बड़ी समस्या शामली के अंदर मील की है जी। और अब कभी वो बात उठी थी, मैंने मांग भी करी थी, भाई ये मील ना तो गन्ना पेल सही कर पाता, ना किसानों को पेमेंट सही दे पाता, तो आप इस मील को उठा के यहां से दो हिस्से इसके करके, एक कैराना क्षेत्र में और एक इधर लिसाड़ एरिया में, 2 मील लगाए जा सकते हैं यदि सरकार चाह तो। ये सरकार की मानसिकता है, सरकार पर होना चाहिए, पर सरकार शायद जनता से कुछ बदला ले रही है, क्योंकि यहां बीजेपी को वोट नहीं मिला, ना आगे मिलने का, मिलना आगे भी नहीं। और भगवान ने चाहिए, ऊपर वाले ने चाहिए, कहीं सत्ता हमारे हाथ में आएगी तो हम अपना आप करें। तो ये हमारे साथ प्रसन्न चौधरी जी, शामली से आरएलडी के विधायक, इन्होंने अपनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से रखी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और आगे भी हम राजनीतिक और सामाजिक जगत की तमाम हस्तियों से इस तरह की चर्चा जारी रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करें और हमारा सहयोग और समर्थन भी आप करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।